हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स हैं पाक न्यूक वार्निंग, यूएस बेस इन ईरान मिसाइल रेंज, अननोन गनमैन इन एक्शन अगेन। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अननोन गनमैन इन एक्शन अगेन कहाँ पे? धुरंधर पार्ट 3 उसका उसका राइटिंग हो रही है। है। उसकी स्क्रिप्ट रेडी हो रही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पाकिस्तान में लश्कर के एक और सुअर पर अननोन वुमेन की डिएगो गार्सिया की तरफ अपनी सबसे लंबी दूरी की मिसाइल। पाकिस्तान के फॉर्मर हाई कमिश्नर ने दी उन पर हमला होने पर भारत पर बम गिराने की धमकी। बिना रडार के एक्सेप्ट करने पड़ेंगे अमेरिकन मिलिट्री को F-35। और ईरान के खिलाफ पाकिस्तान ले रहा है अमेरिका की साइड। 3 अप्रैल को भारतीय नौसेना की सर्विस में लेटेस्ट स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी को औपचारिक रूप से कमीशन किया जाएगा और उसकी कमीशनिंग सेरेमनी विशाखापट्टनम में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई ये चौथी एडवांस्ड वॉरशिप होने वाली है, जो कि 6,670 टन के डिस्प्लेसमेंट वाली एक एडवांस्ड वॉरशिप है जिसमें स्वदेशी कंटेंट की मात्रा 75% से ज्यादा है। तारागिरी को हाई स्पीड और हाई इंड्योरेंस वाले प्लेटफॉर्म की तरह डिजाइन किया गया है और उसमें सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, स्पेशलाइज्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सुइट, तो इस तरह के एडवांस्ड फीचर्स इसमें दिए गए और ये सारे सिस्टम्स अत्याधुनिक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से इंटीग्रेट होते हैं ताकि वॉरशिप का क्रू पलक झपकते ही खतरों का जवाब दे सके। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 17A जिसको नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स कहा जाता है, तो इसके तहत टोटल 7 वॉरशिप्स बननी है जिनमें से 3 वॉरशिप्स ऑलरेडी कमीशन हो चुकी हैं, INS नीलगिरी, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। नीलगिरी और उदयगिरी को मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL ने बनाया है, हिमगिरी को GRSE ने बनाया है और अब जो चौथी वॉरशिप 3 अप्रैल को कमीशन की जाएगी तारागिरी, तो इसे भी MDL ने बनाया है। और इसी तरह से बची हुई 3 वॉरशिप्स महेंद्रगिरी, दूनागिरी और विंध्यागिरी, तो ये भी नेवी की सर्विस में इसी वर्ष में कमीशन किए जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा एक जानकारी ये भी सामने आई है कि पिछले सप्ताह जो भारत और ईरान के डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के कुछ खास टैंकर्स के सेफ पासेज को सुनिश्चित किया गया था, तो इसमें ईरान की नेवी ने प्री अप्रूव रूट से पास होने के लिए भारत के LPG टैंकर को गाइड किया था और इसके बारे में जानकारी उसी वेसल के किसी क्रू मेंबर ने दी है और उसने बताया कि इस पूरी क्रॉसिंग के दौरान जो उस शिप का ऑफिसर है वो ईरानियन नेवी के साथ रेडियो में लगातार कांटेक्ट में था और ईरानियंस ने उस शिप की सभी डिटेल्स जैसे कि उसका फ्लैग, उसका नेम, उसका ओरिजिन, उसका डेस्टिनेशन पोर्ट और उसमें जो क्रू मेंबर्स हैं वो किस देश के हैं, तो ये सब जानकारी ली जो कि सारे भारतीय ही थे और फिर दोनों देशों के बीच जो सहमति बनी थी उस रास्ते से उन्हें गाइड किया गया। यानी कि इससे ये सामने आया कि जो ईरान है वो एक वेरिफिकेशन के बाद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिलेक्टेड वेसल्स को ही अलाउ कर रहा है। एक तरफ जहां धुरंधर 2 के रिलीज होने के बाद से पाकिस्तान से लेकर जर्मनी तक कुछ को काफी ज्यादा आपत्ति हो रही है और वो बेहद ही ज्यादा विचलित होते हुए दिख भी रहे हैं, तो इसी बीच एक अपडेट ये निकल के सामने आया है कि आज पाकिस्तान में सुअरों के संगठन लश्कर के हेडक्वार्टर मरकज तैयबा में लश्कर के एक और बड़े सुअर जिसका नाम है बिलाल आरिफ सलाफी, तो उसे एक अज्ञात महिला ने एलिमिनेट कर दिया है। और अभी तक जो इस मामले पर रिपोर्ट्स आई उनके मुताबिक जो महिला है ये अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे प्रेयर्स के लिए आई थी और ईद की प्रेयर्स के बाद लश्कर के इस कमांडर पर हमला किया गया और इस हमले को अंजाम देने के बाद दोनों उस जगह से भाग चुके हैं और इस घटना की जो वीडियो सामने आई है वो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। बाकी इस बार लश्कर के हेडक्वार्टर मरकज तैयबा में जो ईद की प्रेयर्स हैं वो ओपन जगह पे की गई है और उसका बहुत ऑब्वियस रीजन भारत है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने प्रिसाइज स्ट्राइक में लश्कर के इस हेडक्वार्टर को भी मिट्टी में मिला दिया था, तो वहां पे कुछ है ही नहीं, तो खुले में प्रेयर करनी पड़ी है। बाकी आज लश्कर के जिस सुअर पर हमला किया गया है तो इसके बारे में अभी पीक डिटेलिंग्स आनी बाकी है, तो जैसे वो आती है हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। मैंने कहा वो डर के मारे कर रहे अंदर। पाकिस्तान के रिटायर्ड डिप्लोमेट जो कि भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं, जिनका नाम है अब्दुल बसीत, तो इनका पाकिस्तानी मीडिया में एक इंटरव्यू काफी वायरल चल रहा है जिसको ऐसा क्लेम करते हुए दिख रहे हैं कि मान लीजिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि अमेरिका भी हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को खतरे की तरह देखता है और किसी हाइपोथेटिकल कंडीशन में यूएस पाकिस्तान पर हमला कर देता है, तो ऐसे में पाकिस्तान के वेपन्स तो यूएस तक नहीं पहुंच सकते, तो पाकिस्तान क्या करेगा, तो वो भारत पे बॉम्ब गिरा देगा। पागल है क्या? बात करें न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने की, बाकी पाकिस्तान की लीडरशिप का जो रेडिकलाइजेशन का स्टेटस है वो किस लेवल तक आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने पूरे ही दिमाग ही नहीं। उसका कहने का मतलब जैसे अभी ईरान कर रहा है, दैट इज व्हाट दे ट्राई टू टेल, कि जैसे ईरान अपने गल्फ स्टेट से मार रहा है, यूएसए तक नहीं पहुंच सकते तो गल्फ में मुड़ा दो,
तो वैसे नहीं, कह रहे हैं पर वो तो फिर भी थोड़ी अक्लमंदी को लॉजिक से कर रहे हैं कि भैया क्योंकि तुमने बेसिस बनाए हुए Correct, यूएसए ये के नहीं, ये इसलिए कर logical रहे है। हैं, तुम्हें अटैक कर रहा है अगर यूएसए, तो तुम इंडिया को क्यों करोगे भाई? है इंडिया यूएसए के कोई बेसिस इंडिया में है? इनका तो पूरा ही दिमाग ही करेक्ट, दिस इज इन्होंने इंडिया से ही मर जाएंगे तो। के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ऐसा कुछ इन्होंने किया तो ये तो पहले ही भाग जाएंगे। बाकी जो बचेंगे पाकिस्तान के आवाम, कहाँ भागेंगे? कहीं भागने को जगह ही नहीं होनी, यूएसए आ नहीं सकते, उनकी बाकी कंट्रीज है क्या, लंदन लंदन जैसे इनके लोग जाते वहां जाएंगे? वहां तो अलाउ ही नहीं होगा। पताल लोग भागेगा ये। वो पक्का भुगतेगी। और रही बात भारत पे बॉम्ब गिराने की, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की, तो इनको भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक बार अच्छे से पढ़नी चाहिए। उसमें स्पष्ट शब्दों में बताया गया कि वैसे तो भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, भारत पहले कभी किसी पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई भारत पर करता है तो फिर जवाबी कार्रवाई में भारत की जो पहली स्ट्राइक होगी वो बहुत ही मैसिव होगी, इतनी मैसिव कि सामने वाले के पास उसका जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। भारत की डॉक्ट्रिन में एक बात और स्पष्ट है कि भारत वैसे तो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है कि कोई ऐसी कंट्री भारत पर केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन छोड़ रही है, तो उस कंडीशन में भी भारत न्यूक्लियर वेपन से जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। और एक बहुत बड़ा कारण है कि पाकिस्तान जो मिलिट्री लीडरशिप है उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में, कि अगर भारत को ये जवाबी कार्रवाई पूरा में न्यूक्लियर चेंज वेपन्स करना चाहिए, इसमें लिखना चाहिए अगर पाकिस्तान की बात है तो हम पहले ही चलेगा हमारा। इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो एक था पाकिस्तान तय है। लेकिन पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं तो ये वही हैं जो कि लाहौर चूरन की ओवरडोज लेके इस तरह की इंटरव्यूज देते हैं। वो ये कह रहे यूएसए करेगा तो हम इंडिया को करेंगे, ये क्या लॉजिक है? मतलब ये तो बोलेगा कि हमें कोई भी कर रहा है हम तो इंडिया को करेंगे, क्योंकि हम मुझसे नहीं लड़ सकते तो हम इंडिया को करेंगे। बाकी जिस पर्टिकुलर डिप्लोमेट ने बात जो कही है, वहाँ पे तो ठीक था, जो गल्फ नेशंस थे काइंड ऑफ वो छोटे हैं देन ईरान, हाँ, वो यहाँ भी पे है। अपने से बड़े से करेगा, वो तो अभी पीट देते हैं इसको यार। इसको बोलने की वजह से ही। वही तो। अब्दुल बसीर, तो उनके एक किस्सा आपको बताया था जो काफी फेमस है। तो ये बात है 2019 की, इन्होंने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट को रीट्वीट किया जिसमें एक एडल्ट फिल्म स्टार जॉनी सिंस की पिक्चर थी, और इनको ये लग रहा था कि उस पिक्चर में जो बंदा है तो वो एक कश्मीरी व्यक्ति है जिसने पैलेट गन के शॉट से अपना विजन खो दिया है। और ऑब्वियसली जिसकी पोस्ट को उन्होंने रीट्वीट किया था तो वो भी इनका ही भाई था, तो शायद उसको भी समझ में नहीं आया कि जिसकी पिक्चर वो लगा रहे हैं वो है कौन, क्योंकि इनको तो बस पोस्ट करके अपनी 2 रुपए वाली दिहाड़ी पूरी करनी थी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये कि जॉनी सिंस ने भी इसका पूरा फायदा उठाया और रिप्लाई भी किया, और अब्दुल बाशिद को धन्यवाद भी कहा नए ट्विटर फॉलोवर्स दिलाने के लिए। और फिर बाद में अब्दुल बाशिद ने अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। हालांकि वो बात अलग है कि ट्वीट डिलीट करने में थोड़ी सी उन्होंने देरी कर दी, और तब तक स्क्रीनशॉट्स हो चुके थे और अब इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है, जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। और ये पहली बात नहीं है कि जब पाकिस्तान के इस डिप्लोमेट ने इस तरह की हरकत करी है, इससे पहले भी इन्होंने इस तरह के कांड कर रखे हैं, क्योंकि इनका एक ही टास्क होता है प्रोपेगेंडा फैलाओ, फेक न्यूज़ फैलाओ। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि उसमें क्या है, क्योंकि दिमाग तो इनका कहाँ पर है, घुटनों पर या फिर घुटनों से थोड़ा सा ऊपर। अब कुछ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हुए बड़े अपडेट्स की बात कर लेते हैं। पहला ये कि इजराइल के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया गया कि उन्होंने ईरान के बसीज फोर्स के इंटेलिजेंस डिवीजन के हेड इस्माइल अहमदी, तो इनको भी एलिमिनेट कर दिया है, और उनके साथ कई अन्य सीनियर कमांडर्स भी एलिमिनेट किए गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई के तहत फिर से एक ऐसा कारनामा किया है जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय है, और निश्चित रूप से ये यूएस को भी चिंतित करने वाला है। तो हुआ यह है कि जहां एक तरफ यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से क्लेम किया जाने लगा कि ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट में जो अमेरिका है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के बेहद ही करीब है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां पहले ईरान द्वारा F-35 को हिट किए जाने की रिपोर्ट्स आई, वहीं अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि ईरान ने यूएस और यूके की बेहद ही महत्वपूर्ण बेस डिएगो गार्सिया की तरफ इसकी जो न्यूज़ है हमने अमेरिकन देसी टीवी में की है, तो वहाँ पे आप जाकर देखना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काफ़ी डिटेल में उसमें बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उससे आपको पता चलेगा कितना इन्होंने हिट किया और कितना ये सक्सेसफुल हुए हैं। देखते हैं आपको पता चलेगा ईरान जो है वॉर जीत चुका है। वॉर जीत चुका है। फायर करी थी, और ये इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स थी जो कि ईरान की टेरिटरी से 4000 किलोमीटर दूर स्थित यूएस और यूके के इस महत्वपूर्ण बेस तक पहुंचने की कैपेबिलिटी रखती थी। और ये जानकारी भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से जारी की गई है, जिसमें मल्टीपल यूएस ऑफिशियल्स को कोट किया गया है। हालांकि ये भी बताया गया कि 2 में से 1 मिसाइल तो अपनी फ्लाइट के दौरान ही किसी टेक्निकल माल फंक्शन के कारण फेल हो गई थी, 2 मारी थी। और जबकि दूसरी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए यूएस की वॉरशिप से SM-3 इंटरसेप्टर को फायर किया गया था, लेकिन ये कंफर्म नहीं किया गया कि इंटरसेप्शन सक्सेसफुल था। बताना नहीं है भाई, क्या बात है। अगर आपको पता करना है कि इंटरसेप्ट हुआ सक्सेसफुल कि नहीं हुआ, और दूसरी मिसाइल जो थी वो क्या, वो बीच में क्यों क्या हुआ उसका, वो सब जो है डिटेल्स आपको अमेरिकन देसी टीवी में पूरा पता चल जाएगा, लेटेस्ट न्यूज़। तो वो आपको कोई जो अभी तक कंफर्म नहीं है वो सब कंफर्मेशन मिल जाएगी, तो जाकर देखो, क्योंकि उसमें ईरान जीता है। ईरान इतना सक्सेसफुल हो रहा है, बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। डिक्लेयर कर दी उसने विक्ट्री। उसने, हाँ सच्ची में न्यूज में आया है कि उसने, हमने कौन सी वीडियो की थी जिसमें बता रहे थे, वो तो कहते हैं हम जीत ही गए। हम ईरान। अच्छा, इसका मानना है कि भले ही ईरान की मिसाइल्स ने अपने टारगेट को हिट ना किया हो,
लेकिन इसके माध्यम से ईरान जो संदेश देना चाहता था यूएस को वो शायद दे चुका है। बस संदेश ही उसके देता ऊपर रहा भी है। डिस्कशन होगा कि भैया इतनी लंबी इनके पास मिसाइल जो है आई कहाँ से, बस आई वो कैसे, सिर्फ वो भी संदेश ही देखो। दे सकता है बस। यूएस का कोई भी बेस ईरान की पहुंच से बाहर नहीं है और ईरान को डिएगो गार्सिया को हिट करने की जरूरत है भी नहीं। उसे तो बस ये प्रूफ करना था कि वो हिट करने का प्रयास कर सकता है। नहीं। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान ने आज तक पब्लिकली केवल यही क्लेम किया था कि उसकी मिसाइल्स जो हैं वो 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली है। यही, लेकिन ऐसा लग नहीं। रहा है कि ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइल्स भी विकसित कर रखी हैं Yeah. और इस उससे पता चलता है कि ये बंदे हैं कैसे। वो उस वीडियो में जाके सुनना कि भाई देखो, तो एक बिल्कुल ठीक किया कि इनके ऊपर जो है इस टाइप का एक्शन लिया। अगर और देर कर देते तो पता नहीं क्या क्या कर देते, ये लोग बना लेते। पहली बार ऐसा सामने आया है कि जब किसी इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने फायर करी है। और डिएगो गार्सिया एक बेहद ही महत्वपूर्ण बेस है जहां पे यूएस के बॉम्बर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, एडवांस सरफेस वॉरशिप्स तो ये रहती हैं। हालांकि ईरान ने कौन सी मिसाइल फायर करी थी उसका नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान के खोरम शहर 4 मिसाइल है जो 1500 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी कर सकती है। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में पहली बार जब ईरान ने इतनी दूरी तक मिसाइल फायर करी है। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह भी निकल के सामने आई कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ उसके मिलिट्री एक्शन के लिए सऊदी अरब के किंग फहद एयरबेस का एक्सेस मिल चुका है। जबकि प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कहते हुए दिखे कि फिलहाल वो सीज फायर के मूड में नहीं है। और उन्होंने कल एक पोस्ट भी करी थी जिसमें वो एक बार फिर से अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहे थे कि किस तरह से नेटो की जो उनकी अलाइज है तो उनकी तरफ से यूएस को इस वॉर में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अपने सोशल मीडिया से उन्होंने एक पोस्ट करी जिसमें उन्होंने ये लिखा कि बिना अमेरिका के जो नेटो है वो एक पेपर टाइगर की तरह है। बिल्कुल है। न्यूक्लियर पावर ईरान को रोकने के लिए इस फाइट को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं और ऑयल के प्राइसेस बढ़ने पर वे कंप्लेन करते हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन करने में कोई मदद नहीं करना बात तो चाहते। है। और फिर आगे लास्ट में यूएस प्रेसिडेंट ने नेटो एलाइज को डरपोक कहा है और ये भी लिखा है कि हम ये याद रखेंगे। Good. बाकी पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर वो इधर उधर शिफ्ट होने में लगी हुई है। अब वो ये है कि पाकिस्तान ने अजरबैजान पर ईरान की स्ट्राइक की निंदा करी है और इस बात को दोहराया है कि पाकिस्तान अजरबैजानी भाई बहनों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। खड़ा ही और रहेगा। पाकिस्तान के एक टॉप शिया करेगा लीडर मुझे। मोहम्मद शिफा नजाफी तो उनकी भी एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने बताया कि जब इफ्तार मीटिंग के दौरान उनकी मुलाकात पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हुई थी तो उनके साथ हुई इस क्लोज डोर मीटिंग के दौरान आसिम मुनीर ने उनको वार्न किया है कि अगर आपको ईरान से इतना ही ज्यादा प्यार है तो आप ईरान ही चले जाइए। और विशेष रूप से इसलिए कहा गया था क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर के एलिमिनेशन पर पाकिस्तान के अंदर जो वायलेंस हो रहा था, जो प्रोटेस्ट हो रही थी, तो उसको लेकर आसिम मुनीर का कहना था कि जो ईरान के प्रति इतनी सहानुभूति दिखा रहे हैं तो उनको ईरान ही चले जाना चाहिए। और जबकि पाकिस्तान के जो टॉप शिया लीडर है जिनको ये बात कही तो उनको पाकिस्तानी आर्मी चीफ की जो टोन है बहुत ही इंसल्टिंग और एग्रेसिव लगी। चलेगा फिर। और आसिम मुनीर एक तरह से उनकी देशभक्ति पर भी प्रश्न उठा रहे हैं और कुछ का ये भी मानना है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अब यूएस के साथ अलाइन हो रही है। और एक तरह से देखा जाए तो आसिम मुनीर ने सीधे सीधे वार्निंग ये दी है कि जिनको ईरान के लिए ज्यादा सहानुभूति हो रही है तो उन्हें ईरान चले जाना चाहिए, वरना पाकिस्तान के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाओ या फिर परिणाम भुगतो। और पाकिस्तान के जो शिया स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये भी बताया कि जो पाकिस्तान की फाउंडेशन है तो वो एक्चुअल में शिया द्वारा ही की गई थी। यानी उनका कहना है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो एक शिया थे और इसलिए आसिम मुनीर की कही हुई बात उन्हें पसंद नहीं आई है। पाकिस्तानी शिया स्कॉलर्स का कहना है कि पाकिस्तान को किसी के फादर ने नहीं बनाया है, उनको शिया ने बनाया है, इस्लाम के लिए बनाया है, उसे अमेरिका, इजराइल या भी सऊदी अरेबिया की गुलामी करने के लिए नहीं बनाया है। और इसी पर कुछ और शिया लीडर्स ने भी पाकिस्तान अपने एक्सपीरियंस की बात करी है और एक ने तो ये कहा है अगर आप ये करें कि हमें ईरान से प्यार हो तो हमें ईरान चले जाना चाहिए, तो फिर तो ये यही हुआ कि जो यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें यूएस चले जाना चाहिए। बाकी कुल मिला के बात पूरा पाकिस्तान ही खाली हो जाएगा, आधा ईरान चला जाएगा, आधा यूएस से चला जाएगा। कोई चाइना को सपोर्ट करता तो चाइना भी चलेगा। जो भी है इंडिया में भी फेंका ईरानी। हाँ, मैं तो कह रही हूँ ये लोग अपने भेजते हैं, एक ही प्लेन कर लेते हैं। Correct. हमारे यहाँ जो बैठे हुए हैं उनको भी भेजते हैं, रास्ते में इनको भी उठा लेना। ना इनको नहीं उठाना, इनको नहीं उठाना, ये पैदल ही जाएंगे। ये पैदल जाएंगे। वाले कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान किसकी साइड रहेगा तो इसका निर्णय पाकिस्तान नहीं लेता है, इसका निर्णय लेंगे पाकिस्तान के मालिक लोग और वो कौन है वो आपको पता ही है। एक कमाल की न्यूज़ थी। और अगर आपको पता करना है कि जो ईरान ने मिसाइल्स भेजी थी उसका क्या हुआ, क्या क्या डैमेज कर दिया और उसके बाद अब क्या होने वाला है, क्या चीज़ चल रही है, वो सब आप देख लेना अमेरिकन देसी टीवी में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार खबरें थी वो तो अननोन गनमैन। अब अननोन गनमैन नहीं होना चाहिए, अननोन गन वुमेन। यहाँ पे तो भैया धुरंधर में तो आदमी जाता है। अब नेक्स्ट मूवी धुरंधर की जगह बनेगी धुरंधरी। हमारे धर जी को मिल गया एक और कहानी, एक स्क्रिप्ट और बिल्कुल। वो कमाल की हो जाएगी और भी मजेदार होगी। और वो बोले के काम करके दोनों जो आए थे वो भाग भी गए, पता ही नहीं चला कौन है। दैट वाज जस्ट अमेजिंग। मगर सबसे अजीब ये था पाकिस्तान का रोना। हाँ कि हम भी ईरान की तरह करेंगे। हाँ, अगर हम पे अटैक हुआ यूएसए तो नहीं पहुंच सकते मगर इंडिया तक पहुंच सकते हैं। कोई लॉजिक ही नहीं है। जो इंडियन से बड़ी है वहां भी पिटोगे, मल्टीपल डायरेक्शन से पिटा मतलब जाते हैं। यूएसए के साथ साथ
इंडिया से भी इन्होंने पिटाई यूएस से बात खानी होगी, पता लगा इंडिया ने अटैक कर दिया और पिट रहे हैं तो और खाती है। वहां पे तो गल्फ कंट्रीज चुप बैठी हैं, वो वापस नहीं कर रही, पर यहाँ तो उल्टा हिसाब हो जाना है। पता नहीं क्या दिमाग है इनका। और यहाँ पे इनके भी यहाँ पे भैया ईरान के हमदर्द इतने हैं वहाँ पे, इनके पाकिस्तान में भी बैठे हुए, पर जो इनका चीफ है वो जो है वो यूएसए का सपोर्ट कर रहा है। तो जब इन्होंने यूएसए की एम्बेसी में किया होगा तो वहां से यूएसए से इन्हें झाड़ पड़ी होगी, हमारी तो वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है उसके ऊपर देखा नहीं, एक छोटा स्टार बना हुआ था। हाँ, और स्टार से नीचे और नीचे जाके एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान, निकल लोगों ने पढ़ा ही नहीं। पाकिस्तान नॉट स्टार इंक्लूडेड। बड़ा अच्छा लग रहा है, नो फर्स्ट यूज ओनली स्टार है हमारी। और अगर नहीं मारा है तो हम स्टार नीचे जाओ, एक्सेप्ट पाकिस्तान लिखा मैं बोल रही हूँ अगर नहीं मारा है ना तो हमारी गवर्नमेंट को मैं ये आइडिया दे रही हूँ, चुपके से वहाँ स्टार डाल के नीचे स्टार के बाद वो लिख दो पाकिस्तान एक्सक्लूडेड इन दिस डील। बिल्कुल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।